वेलकम टू गार्गी क्लासेस एस्पिरेंट्स। सो 1 सितंबर 1939 इसका पहला पोर्शन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है ऑन आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने पार्ट 1 ऑफ सितंबर 1 1939 अभी तक नहीं देखा है तो फर्स्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो। अंटिल आप वो वीडियो नहीं देखते हैं आपको वीडियो ये समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वीडियोस एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो अर्लियर जो 2 स्टांजाज हैं, टोटल इसमें 10 स्टांजाज हैं, अर्लियर जो 2 स्टांजाज हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। लेटर ऑन आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ स्टांजा नंबर 3rd, 4th एंड 5th। ठीक है, सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम हियर आई एम मूविंग अहेड विद द स्टांजा नंबर 3rd ऑफ सितंबर 1 1939 बाय W.H. ऑर्डन। तो जैसे कि हमें पता है W.H. ऑर्डन इस टाइम पे न्यूयॉर्क के एक बार में बैठे हैं, क्लब में बैठे हैं और वहां पे बैठ के वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के डिजास्टरस इम्पैक्ट के बारे में सोच रहे हैं। हिटलर ने जिस तरीके से पोलैंड पे अटैक किया था ऑन सितंबर 1 1939, तो अपकमिंग डेज के डिजास्टरस इवेंट्स के बारे में सोच के यहाँ पे W.H. ऑर्डन जो है वो बहुत परेशान हो रहा है। हालांकि उस टाइम तक न्यूयॉर्क और अमेरिका वॉज नॉट अफेक्टेड बाई द वर्ल्ड वॉर सिनेरियोज। तो आइए चलते हैं विद स्टांजा नंबर 3rd, जहां पे पॉइंट जो है वो बात कर रहे हैं अबाउट एन एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन exiled Thucydides. It can be pronounced as Thucydides. Thucydides knew all that a speech can say about democracy and what dictators do. The elderly rubbish they talk to an apathetic grave. Analyzed all in his book The Enlightenment Driven Away. The habit forming pain, mismanagement, and grief. We must suffer them all again. So here the poet W.H. Auden is speaking all about the historian, the Greek historian whose name was Thucydides. Thucydides was exiled from Greece. उन्होंने कुछ ऐसे historian facts दिए थे। तो अकॉर्डिंगली ट्यूसाइडिडस उन्होंने कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स लिखी थी और वो जानते थे, ही न्यू ऑल दैट अ स्पीच कैन से अबाउट डेमोक्रेसी, कि जो वो रेटोरिकल स्किल्स की बात कर रहे हैं, वो रेटोरिक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो स्पीच दी जाती है बाय दी पॉलिटिशियंस और बाय द लीडर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री। जो भी लीडर्स होते हैं, जो भी डिक्टेटर्स होते हैं, अपनी स्पीच के थ्रू किस तरीके से लोगों को ल्योर करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, वो हम सबको पता है। हम खुद भी देखते हैं इलेक्शंस के टाइम पे, जब इलेक्शन का टाइम आता है उससे पहले कितनी सारी रैलियाज निकलती हैं, अलग अलग कैंपेन्स होते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग जगह अलग अलग पॉलिटिशियंस अपने प्रॉमिसेस करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को प्रोक्लेम करते हैं और हम इजीली ल्योर हो जाते हैं और उनको वोट दे देते हैं। तो इस तरीके से थ्योसाइडिडस बोलते हैं कि मुझे पता है कि डेमोक्रेसी में किस तरीके से रैटरिक स्किल्स का यूज करके लोग अपने जो कॉमन लोग हैं, कॉमन फॉक्स हैं, उनको ल्योर करते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं, और किस तरीके से डिक्टेटर्स अपनी बातों में लोगों को फंसाते हैं वो ये भी जानते हैं। The elderly rubbish they talk to an apathetic grave. वही पुरानी बातें, वही घिसी पिटी पुरानी बातें, वही रबिश टॉक, और वो तब तक करते हैं जब तक वो मिट्टी में नहीं मिल जाते हैं, जब तक वो अपनी अपैथेटिक ग्रेव मतलब मर नहीं जाते हैं, उनकी डेथ नहीं हो जाती है, वो तब तक ये पॉलिटिशियंस, ये लीडर्स जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को या डेमोक्रेटिक कंट्री को लीड करते हैं, जो डिक्टेटर्स होते हैं, वो लीड किस तरीके से करते हैं, वो अपनी रेटरिक स्किल्स के थ्रू ही करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट इनडायरेक्टली टारगेट कर रहा है टू अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर ने किस तरीके से अपने अपने बड़े बड़े प्रोमिसेस से पूरी जर्मनी को नाजी जर्मनी में कन्वर्ट कर दिया था। जर्मनी अडोल्फ हिटलर का राइज का अगर आप स्टोरी देखते हो तो किस तरीके से उसने लोगों को ल्योर करना चालू किया था कि जर्मनी का जो रिस्पेक्ट खो चुका है वो मैं वापस लौटाऊंगा, मैं तुम्हारा आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लौटाऊंगा, मैं वर्ल्ड में तुम्हारा रिकग्निशन जो है फिर से इस्टेब्लिश करूंगा। क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जर्मनी की हालत, जो बाकी जो विक्टोरियस एलीज थी उन्होंने थोड़ी बहुत टाइट कर दी थी, बहुत ज़्यादा टॉर्चर या टॉर्मेंट्स जर्मनी ने झेले थे। तो एडोल्फ हिटलर ने बहुत बार लोगों को ये कंसोल करने की कोशिश की थी, उनको सिंपैथी देने की कोशिश की थी अपनी स्पीच के थ्रू। तो यहाँ पे पॉइंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इज टॉकिंग अबाउट एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने किस तरीके से अपनी बातों में
लोगों को फंसाया, लोगों को उलझाया, वर्ल्ड वॉर सेकंड के लिए एनकरेज किया। ठीक है, तो आगे पॉइंट बोलते हैं, एनालाइज्ड ऑल इन हिज बुक। तो ट्यूसाइडिडस उन्होंने अपनी बुक को कंप्लीटली एनालिसिस किया है, उसके बाद में वो चीज़ बोलते हैं। द एनलाइटनमेंट ड्रिवन अवे, कि होता ये है, वो अपनी बुक को अच्छे से एनालिसिस करके बोलते हैं कि जब हम ऐसी स्पीचेस सुनते हैं, जब हम ऐसे वादे सुनते हैं ऑफ पॉलिटिशियंस, ऑफ लीडर्स एंड डिक्टेटर्स, तो हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो एनलाइटनमेंट है, वो कहीं चला जाता है। हम अंध भक्तों की तरह इन पॉलिटिशियंस को, इन लीडर्स को, या जो भी डिक्टेटर्स होते हैं उनको फॉलो करने लग जाते हैं। द हैबिट फॉर्मिंग पेन, और कहीं ना कहीं इनके वादों की वजह से, इनके प्रोमिस की वजह से सिंस वेरी बिगनिंग हम इन सारे जो भी, अब ठीक है इलेक्शन आते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस जीत जाते हैं, कुछ हार जाते हैं, कुछ अपने प्रोमिसेस को थोड़ा बहुत पूरा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उससे जो हमें तकलीफ होती है उसको सहने की हमें आदत पड़ जाती है, हम हैबिचुअल हो जाते हैं। अब जैसे कोई भी छोटा मोटा इलेक्शन होता है, जैसे पार्षद के चुनाव होते हैं, मैं बहुत बेसिक बोल रही हूँ, जहाँ पे पार्षद हमेशा ये अश्योरिटी देता है टू कॉलोनीज और टू द पीपल हु आर रिसाइडिंग इन हिज और हर एरिया। तो वो प्रॉमिस करते हैं कि हम आपकी गली का या मोहल्ले की सड़कें सही करवा देंगे, पानी वानी की व्यवस्था सही करा देंगे, आपके यहाँ सिविल लाइंस प्रॉपर हो जाएगी। बट अल्टीमेटली आप देखिएगा कि आफ्टर इलेक्शंस वो सारी चीजें कहीं पानी में मिल जाती हैं, उन पे सब पे पानी फिर जाता है, पता भी नहीं चलता है, और इस चीज की हमें आदत भी पड़ जाती है। नेक्स्ट इलेक्शन आते हैं, वो ऐसे ही प्रोमिस करते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग उनको वोट्स दे देते हैं, उन्हीं की बातों में आके, और फिर कुछ नहीं होता है, और इस चीज के हम हैबिचुअल हो जाते हैं। वही टूटी फूटी सड़कों पे घूमना, वही पानी की स्कैरसिटी को झेलना, वही सिविल लाइंस की या सिवरेजेस की प्रॉब्लम्स को फेस करना, तो इस चीज के हैबिचुअल भी हम बहुत हद तक हो जाते हैं। तो उसी हैबिट फॉर्मेशन की पॉइंट यहाँ पे बात कर रहे हैं। मिसमैनेजमेंट और ग्रीफ, उसी मिसमैनेजमेंट की हमें आदत हो जाती है, वही ग्रीफ की हम आदत हो जाती है, हम उस चीज़ की कंप्लेन भी नहीं करते हैं फिर एक टाइम बाद में। वी मस्ट सफर देम ऑल, और ऑल ऑफ सडन, मतलब हमेशा, ऑलवेज वी हैव टू सफर देम ऑल, वी हैव टू गो थ्रू विद देम ऑल। हम उनको गो थ्रू भी करते हैं, सफर भी करते हैं, इंड्योर भी कर लेते हैं, कुछ बोलते भी नहीं हैं। ठीक है, हम हमारी बातों को हो सकता है कई बार बोल दें, लेकिन हमेशा नहीं बोल सकते। तो जहाँ पे डिक्टेटरशिप चलती है, जहां अनार्की चलती है, वहां पे भी यही सेम चीज है कि रेटोरिक स्किल्स के थ्रू डिक्टेटर्स अपनी बातों में लोगों को फंसाते हैं, अपनी आइडियोलॉजीज को फॉलो करने में उनको फोर्स करते हैं। वही डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होता है, जो भी नेता होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो अपनी बातों में हमें फंसाते हैं, ल्योर करते हैं, जीत जाते हैं, और फिर हमें इससे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी डिफिकल्टीज है, उनको सफर करते रहें। दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हार्श रियलिटी पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं। हालांकि वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का ड्यूरेशन था, पर आप इसको कंटेम्पररी इश्यूज के साथ भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। ओके, अब पॉइंट बात करते हैं इनटू द वेरी सिक्स स्टांजा। अब दिस वन इज योर सिक्स स्टांजा, फिफ्थ अपन ने कर लिया है। Into this neutral air where blind skyscrapers use their full height to proclaim the strength of collective men, each language pours its vain, competitive excuse, but who can live for long in an euphoric dream? Out of the mirror they stare imperialism's face and the international wrong. So here the poet is speaking. Now the poet is speaking all about the neutral air of America, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो चुका है। अब तक अमेरिका का कोई स्पेसिफिक इन्वॉल्वमेंट नहीं था इन वॉर्स में, तो अमेरिका का जो एयर है वो न्यूट्रल है। ठीक है, where blind skyscrapers use their full height to proclaim the strength of collective man. तो blind skyscrapers are the buildings, जिसको गगनचुंबी बिल्डिंग्स हम बोलते हैं, इमारतें बोलते हैं। तो अमेरिका की जो बिल्डिंग्स हैं which are touching the skies, वो स्काई क्रैपर्स अपनी फुल हाइट को यूज करते हैं ये प्रोक्लेम करने के लिए कि हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, हम एक दूसरे से कितने कनेक्टेड हैं। सो अकॉर्डिंग टू W.H. Auden, द बिगेस्ट बिल्डिंग और द huge buildings of America are here proclaiming or announcing that how they are together with each other, how they are united with each other, and how they are strengthful and not involving in this air of war. आगे पॉइंट बोलता है ईच लैंग्वेज पॉर्स इट्स वेन कॉम्पिटिटिव एक्सक्यूज। हर एक कंट्री की अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है, पोर्स इट्स वेन कॉम्पिटिटिव एक्सक्यूज, और हर एक लैंग्वेज में आप हर एक कंट्री के
अपने अपनी लैंग्वेजेस में किस तरीके से वो अपने आप को सुपीरियर प्रेजेंट करती हैं, एक्सक्यूजेस प्रेजेंट करती हैं, कंपटीशन में, कंपटीशन की लाइन में आगे दौड़ने के लिए बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। ठीक है, अपने देश को रन करने के लिए, अपने देश को सुपीरियर प्रोक्लेम करने के लिए किस तरीके से पॉलिटिशियंस और डिक्टेटर्स अपनी बातों से लोगों को उलझाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिससे कि इनकी कंट्री की सुपीरियरिटी शो हो सके। ठीक है, आगे पॉइंट बोलता है बट हु कैन लिव फॉर अ लॉन्ग इन एन यूफोरिक ड्रीम। लेकिन यूफोरिक ड्रीम का मतलब होता है, यूफोरिक ड्रीम का मतलब होता है एक ऐसा सपना जो हमें खुशी देता है, जॉय देता है, सडन जो हमें लाइटन कर देता है। होता है ना अक्सर कि हम किसी चीज को सोच सोच के बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पर रियल ग्राउंड्स में वो कितनी रियल है वो चीज, वो हमें नहीं पता होता। तो एक इंसान इस यूफोरिक, इस फॉल्स ड्रीम में कब तक रह सकता है। फॉल्स ड्रीम क्यों बोला है? क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है इस टाइम पे वॉर अफेयर्स से गुजर रहा था। 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से पूरा वर्ल्ड, यूरोप हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, हर एक कॉन्टिनेंट का हर एक कंट्री इनमें पार्टिसिपेटेड था, हर कोई इसमें इन्वॉल्व था, हर कोई फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली हर तरीके से सफर कर रहा था। तो अमेरिका कैसे बच सकता है? अमेरिका को, लोगों को तो ये ड्रीम जैसा लग रहा था कि अरे पूरा वर्ल्ड तो इस वर्ल्ड वॉर की आग में झोंका हुआ है, लेकिन हम तो बचे हुए हैं। तो ये एक यूफोरिक ड्रीम है जहां पे ये लोग खुश हो रहे हैं कि उस वॉर की आग से ये लोग बच जाएंगे, पर ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब भी वो मिरर में देखेंगे, आउट ऑफ द मिरर वो देखेंगे, वो झांकेंगे, तब उन्हें इंपीरियलिज्म का रियल फेस नजर आएगा कि इस वर्ल्ड वॉर की आग में वो नहीं बचने वाले हैं। हिटलर वॉज टू मच एम्बिशियस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड कि पूरे वर्ल्ड को हरा के, डिफीट करके वो नाजी जर्मनी को पूरे वर्ल्ड में कॉन्कर करवाना चाहता था। और इस चीज से अमेरिका कैसे बच सकता था? एंड द इंटरनेशनल रॉन्ग, तो इंटरनेशनली जो चीजें गलत हो रही है उस चीज से आप अफेक्ट ना हो, ये चीज फिजिबल नहीं है। तो ये ड्रीम आपको यूफरिक है, कुछ टाइम का ड्रीम है, वो बोलते हैं ना इम्पर्मानेंट ड्रीम है, मोमेंट्री ड्रीम है। तो वो कैसे आपका पूरा सस्टेन करेगा या लंबे टाइम तक चलेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। ओके, सो नाउ इन द 7th स्टांजा, faces along the bar cling to their average day. The lights must never go out. The music must always play. All the conventions conspire to make this fort assume the furniture of home, lest we should see where we are, lost in a haunted wood. Children afraid of the night who have never been happy or good. Okay, so in this very 7th stanza or 8th stanza, it must be right. The 8th stanza, it must be. So here the poet is speaking that faces along the bar cling to their average day. कि faces along the bar मतलब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, the other people who are sitting in the bar would rather hold on tight to the normality of their everyday life. मतलब वो अपनी जिंदगी के एवरीडे और एवरेज दिनों को जी रहे हैं, अपनी एवरीडे लाइफ से वो बहुत ज्यादा खुश हैं यहाँ पे। वो क्या चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में, उनके घरों में लाइट नहीं जाए, लाइट मस्ट नेवर गो आउट। म्यूजिक उनके घरों में हमेशा प्ले होता रहे, विच मीन्स हमेशा अपनी जिंदगी को एंजॉय करते रहें। ऑल द कन्वेंशंस कंस्पायर टू मेक दिस फोर्ट अज्यूम द फर्नीचर ऑफ होम। अपने घरों के फर्नीचर के बारे में, अपनी कन्वेंशनैलिटीज के बारे में, अपनी फैसिलिटीज के बारे में वहाँ यहाँ पे सोच रहे हैं और बोल रहे हैं कि उनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, उनके आसपास जो चीजें हैं वो प्रॉपर होनी चाहिए, जो भी उनके डेली लाइफ के जो कन्वेंशंस है, जो वर्क्स हैं, वो सब बिल्कुल प्रॉपर चलते रहने चाहिए। बस यही उनका डिमांड है और शायद एवरीडे लाइफ में हम इससे ज्यादा कुछ चाहते भी नहीं हैं। ठीक है, घर की लाइट नहीं जाए, फर्नीचर प्रॉपर हो, म्यूजिक चलता रहे, एनलाइटनमेंट हो, एनलाइटनमेंट नॉट लाइट हो चारों तरफ, और थोड़ी बहुत हैप्पीनेस हो, जॉय हो, सब एक दूसरे से मिले, बातें करें, घूमे फिरे, ये सारी चीजें वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेस्ट वी शुड सी वेयर वी आर लॉस्ट इन अ हॉन्टेड वुड। और ये चीजें तब तक फिजिबल है जब तक हम अपने आप को एक ऐसे वुड है, ऐसे जंगल में ना पाले जो कि हॉन्टेड है चारों तरफ से। सो अमेरिका इज अ काइंड ऑफ प्लेस विच इज हॉन्टेड ऑल अराउंड बाय अ फॉरेस्ट। मतलब चारों तरफ हॉन्टेड फॉरेस्ट है, चारों तरफ वर्ल्ड वॉर की आग लगी हुई है, चारों तरफ लोग मर रहे हैं, भिड़ रहे हैं, कंट्रीज एक दूसरे से क्लैश कर रही हैं, आर्मीज क्लैश कर रही हैं, बॉम्ब गिरी हो रही है, चारों तरफ बॉम्ब्स गिर रहे हैं, फायरिंग्स हो रही हैं। लेकिन क्या अमेरिका इन सबसे बच जाएगा?
अमेरिका तो उस छोटे बच्चे की तरह हो रखा है जिसको नाइट में बाहर जाने से डर लग रहा है और सिर्फ वो अपनी हैप्पीनेस और गुडनेस के बारे में सोच रहा है यहाँ पे, ठीक है। So here let me clarify you everything. So the poet is talking that all around us the people is thinking जो भी हमारे चारों तरफ चीजें हैं, the convention of daily life work together to make this fortress we are living in feel like a home, preventing us from seeing where we really are, lost and haunted forest and who we really are, vulnerable people afraid of the world's evils who are neither as happy nor as innocent as we would like to believe, ठीक है। तो इस तरीके से अमेरिका उस छोटे बच्चे की तरह बना हुआ है जो चारों तरफ से हॉन्टेड वुड से घिरा हुआ है, लेकिन खुद को सेफ और सिक्योर फील कर रहा है क्योंकि खुद पार्टिसिपेटेड नहीं है। उस छोटे बच्चे की तरह जिसको अंधेरे में जाने में डर भी लगता है, वर्ल्ड वॉर की तरफ देख भी नहीं रहा, बस अपने ही अंदर अंदर, वो कहते हैं ना कुएं का मेंढक काइंड ऑफ थिंग। जब तक हम एक कुएं में पैक होते हैं हमें लगता है यही दुनिया है और यही सही है, यही सच्चाई है, और बाहर चाहे कितने ही धमाके हो रहे हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सो अमेरिका इज हैविंग ए न्यूट्रल एयर राइट वे, लेकिन ये चीज कब तक फीजिबल है वो हमें पता नहीं है। So this way we have accomplished our 5 stanzas of September 1st 1939. Remaining जो 5 stanzas हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। होपफुली ये पोइट्री और इसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जो सिनेरियो था वो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, एंड अमेरिका का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर को लेके वो भी क्लैरिफाई हुआ होगा। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड विद गार्गी क्लासेस।